नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। शुरू करेंगे इस सप्ताह की टॉप हेडलाइंस। केंद्र का राज्य को आदेश, मंगलवार को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कराया जाए मॉक ड्रिल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मिलता रहेगा फ्री राशन। इफ्को जल्द लॉन्च करेगी नैनो डीएपी, घटेगा सब्सिडी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए मिलेट ओनली लंच की मेजबानी की। फसल बीमा क्लेम का निपटारा करने में भारत बना टॉप 3 कंट्री। तेलंगाना के तंदूर लाल चना को मिला जीआई टैग, देश दुनिया में मिलेगी पहचान, बढ़ेगी किसानों की इनकम। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से गरीबों को मिली राहत। राजस्थान में 7 लाख किसानों को सरकारी तोहफा, हर किसान को हजारों रुपए का फायदा। कृषि जागरण में केजे चौपाल कार्यक्रम का आयोजन, सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट विजय सरदाना रहे मौजूद, कहा सबको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 दिसंबर तक खाते में पहुंच सकते हैं 3,500 रुपए। मोटे अनाज को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार, मिड डे मील और पर्यटन केंद्र में मोटे अनाज से बने पकवान परोसने की तैयारी। किसानों के लिए खुशखबरी, सॉइल टेस्टिंग लैब बिजनेस पर मिलेगी 75% सब्सिडी। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बिहार पुलिस में होगी 75,543 पदों पर बम्पर भर्ती। नोनी विश्वविद्यालय में 4 जनवरी से होगी फलदार पौधों की बिक्री। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, क्रिसमस के मौके पर बर्फबारी देखने पहुंचे सैलानी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार नजर रखे हुए है और राज्य को इस बारे में दिशा निर्देश भी दे रही है। वही दुनिया में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अपनी तैयारी के लिए सरकार ने मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का फैसला किया है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिखे लेटर में स्पष्ट किया गया कि दुनिया में बढ़ते कोरोना केस को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय किए जाए। कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य कोरोना के मामले बढ़ने पर मेडिकल देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन के लिए गरीबों को 1 भी रुपए नहीं देना होगा। इस योजना पर सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नैनो लिक्विड यूरिया पेश करने के बाद सहकारी संस्था इफ्को का लक्ष्य जल्द ही नैनो डीएपी फर्टिलाइजर उतारने का है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को विदेशी मुद्रा की बचत करने और सरकारी सब्सिडी को भी काफी कम करने में मदद करेगा। ये नैनो डीएपी किसानों के लिए खेती को काफी आसान बनाएगा, वही लागत भी कम करेगा। इफ्को का लक्ष्य 600 रुपए में आधा लीटर नैनो डीएपी उर्वरक को बाजार में उतारने का है। इफ्को के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने डिजिटल मीडिया मंच रूरल वॉइस द्वारा आयोजित एक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इफ्को नैनो पोटाश, नैनो जिंक और नैनो कॉपर उर्वरक भी लाने की योजना बना रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्यों के लिए विशेष लंच की मेजबानी की। बाजरा वर्ष को लेकर आयोजित इस खास लंच में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। इस लंच में बाजरा, जवार और रागी से बनी डिशेस परोसी गई। इडली और रागी डोसा जैसी विशेष डिशेस के लिए कर्नाटक से विदेश रसोइयों को लाया गया था। सूत्रों ने बताया कि रागी और जवार से रोटियां बनाई गई और बाजरे को बढ़ावा देने के लिए सांसद को परोसी गई। खाने की संस्कृति को बढ़ावा देने की इस पहल में बाजरा और जवार की खिचड़ी और बाजरे की खिचड़ी, खीर शामिल रही। वही पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में बाजरा को पौष्टिक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था। पोषण मिशन अभियान में बाजरा को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 14 राज्यों को 212 जिलों में बाजरा के लिए एक पौष्टिक अनाज घटक बनाया जा रहा है।
एशिया और अफ्रीका बाजरा फसलों के प्राथमिक उत्पादन और खपत केंद्र है। भारत, नाइजीरिया, सूडान और बाजरा के प्रमुख उत्पादक है। कनाडा और इटली के बाद भारत में फसल बीमा क्लेम की संख्या सबसे अधिक है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के प्रमुख और इंटरनेशनल री इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंसी एंड ब्रोकिंग सर्विसेज के वरिष्ठ सलाहकार कोल्ली एंड राव द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 7 वर्षों में भारत में औसत फसल बीमा क्लेम दर 83% था, जबकि कनाडा में ये 89% और इटली में 98% था। खास बात यह है कि तुर्की और चीन के पास फसल बीमा क्लेम दर सबसे कम था। अध्ययन के मुताबिक तुर्की और चीन के पास फसल बीमा क्लेम दर 55% और 59% था। चीन, अमेरिका और भारत दुनिया के फसल बीमा प्रीमियम का 70% भुगतान करते हैं, जबकि कनाडा और अमेरिका में बीमा कंपनियों को चलाने और प्रबंधित करने की लागत का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो 2016 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने मौजूदा क्लेम सब्सिडी आधारित मॉडल को बदल दिया तो भारत में फसल बीमा अधिक लोकप्रिय हो गया है। पिछले 7 वर्षों में बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में 1 लाख से भी अधिक रुपए और क्लेम के रुपए में 1 लाख से अधिक रुपए करोड़ का भुगतान किया है। इससे उन्हें 83% का क्लेम अनुपात मिलता है। तेलंगाना में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना के तंदूर के लाल चने को जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ ही राज्य में जीआई टैग रजिस्टर्ड उत्पादकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इस काम में तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जयाशंकर का अहम रोल है। प्रोफेसर जयाशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तंदूर की लाल चना दाल को अलग पहचान मिलेगी। ये कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जानकारी के लिए बता दें कि तंदूर लाल चना अरहर की एक स्थानीय किस्म है जो राज्य के तंदूर और नजदीकी इलाकों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना से गरीब वर्ग को काफी राहत मिली है। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने 3.90 लाख करोड़ रुपए खर्च करके गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने 2021 और 22 में एमएसपी पर 2.75 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदी की है। राजस्थान सरकार किसानों के लिए कई घोषणाएं कर रही है। बीते बजट में किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं का बजट बढ़ाया था, तो वही किसान मित्र ऊर्जा योजना को भी शुरू किया गया था। ये उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिसके पास कम जमीन है। सिंचाई के लिए बिजली बिल भरना चुनौती होती है, इनके लिए बेहद मददगार है। अशोक गहलोत सरकार की इस योजना के तहत हर किसान को महीने में 1,000 रुपए और साल में 12,000 रुपए की बिजली बिल में बचत होती है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को 17 जुलाई 2021 को शुरू किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था, इस योजना के शुरू होने के बाद राजस्थान के करीब 8 लाख किसानों के बिजली बिल शून्य हो चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के करीब 40 लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। कृषि जागरण आए दिन केजे चौपाल का आयोजन करता है। इसमें कृषि से जुड़े गणमान्य व्यक्ति या फिर प्रगतिशील किसान एवं अधिकारी दौरा करने के लिए आए दिन आते रहते हैं। इसी के चलते केजे चौपाल में कृषि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि इस बार कृषि जागरण चौपाल कार्यक्रम में विजय सरदाना शामिल हुए। वो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट और अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय मूल्य श्रृंखला के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कृषि जागरण के कार्यकाल का दौरा किया और सभी टीम के साथ बातचीत भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना अमूल्य समय केजे चौपाल में भी दिया, जहां उन्होंने कृषि क्षेत्र से जुड़ी और अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। साथ ही सरदाना ने कृषि जागरण के सदस्यों को धन्यवाद भी किया और कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दुनिया में किसी भी साधारण व्यक्ति ने कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में कोई बड़ा काम करता है एवं इतिहास लिखना जैसे कार्य करता है, वो असाधारण व्यक्ति होता है। जल्द नए साल का आगाज होने वाला है। ये साल भी किसानों के लिए मिला जुला रहा। कहीं बारिश तो कहीं सूखा जैसे हालातों ने किसानों और परिवारों की हालत को दयनीय बना दिया। इस चुनौतियों के बीच किसानों की सहायता के लिए कई राज्य सरकारें भी आगे आई है और किसानों के लिए मुआवजा राशि का ऐलान किया।
इस बीच झारखंड की सरकार भी आगे आई और मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत किसान परिवारों की मदद करने की घोषणा की। अब झारखंड के सूखाग्रस्त किसान परिवारों के खाते में सरकार ने 29 दिसंबर 2022 तक 3,500 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। यदि आप भी झारखंड के किसान हैं, सूखा जैसे हालातों के चलते खरीफ फसलों की खेती नहीं कर पाए हैं, तो ये मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना आपके लिए है, जिसके चलते आवेदन करने वाले किसान परिवारों को 3,500 रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि पैसा 29 दिसंबर यानी झारखंड दिवस के अवसर पर किसान परिवारों को मिलेगा। हरियाणा सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देगी। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन के साथ साथ फसल उगाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर खादर अली के साथ मिलकर प्रदेश सरकार कार्यशाला और शिविर लगाएगी। इसके अलावा सरकारी पर्यटन केंद्र के मेन्यू में भी मोटे अनाज को शामिल करने की तैयारी है। जल्द ही इस पर सरकार नीति बनाने जा रही है। वहीं मोटे अनाज के खाने को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 27 दिसंबर को विधायकों को मिलेट्स का खाना खिलाया जाएगा। यह जानकारी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है। इस मौके पर डॉक्टर खादर अली भी उनके साथ मौजूद रहे। दलाल ने कहा कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसी कड़ी में हरियाणा एक कदम आगे बढ़ा रहा है। सरकार किसानों के लाभार्थ कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। साथ ही गांव में रहने वाले युवा बेरोजगारों के लिए भी कमाई का अवसर प्रदान कर रही है। इसी क्रम में सरकार की ओर से सॉइल टेस्टिंग लैब बिजनेस के लिए 75% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस बिजनेस की खास बात यह है कि आप इसे अपने गांव में रहकर शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राहक तलाश करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने गांव के किसानों को इससे जोड़कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ आप खेती बाड़ी का काम भी कर सकते हैं, यानी एक साथ 2 काम करके आप इस बिजनेस से काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग लैब बिजनेस के जरिए आप अपने आसपास के किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच करके उन्हें उर्वरक, खाद एवं मिट्टी में पोषक तत्वों की आवश्यकता के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर उसका रिपोर्ट कार्ड, जिसे सॉइल हेल्थ कार्ड कहा जाता है, वो भी आप दे सकते हैं। इसकी एवज में आपके इस कार्ड को बनाने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। यही आपकी कमाई होगी। इसके लिए आपके पास इस बिजनेस को खोलने के लिए निर्धारित पात्रता और योग्यता का होना भी जरूरी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी के लिए बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर ये बताया कि बिहार पुलिस विभाग में 75,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। बिहार पुलिस के शुद्धिकरण और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित नियुक्ति करने के लिए 75,543 पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती की जाएगी। बिहार पुलिस विभाग में दरोगा, एसआई, कांस्टेबल, सिपाही और चालक समेत कई पदों को सृजन किया जाना है। जानकारी के मुताबिक 56,000 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। वही दरोगा के सृजित होने वाले आधे पदों पर एसआई और हवलदार के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी में बागवानों के लिए फलदार पौधों की बिक्री 4 जनवरी से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू होगी। इस वर्ष विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर और क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा फलों की विभिन्न किस्मों के 2 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं, जिन फलदार पौधों की बिक्री होगी और उनमें सेब, कीवी, प्लम, खुरमानी, आड़ू, अखरोट, चेरी, अनार, नेक्टरीन, पैक ननट, अंगूर और नाशपाती आदि शामिल है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में फूल विज्ञान विभाग, बीज विज्ञान और अनुसंधान निदेशालय के अंतर्गत मॉडल फार्म में करीब 1,15,000 पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में स्थित विश्वविद्यालय के कृषि विकास केंद्र और क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में भी करीब 52,000 पौधे बागवानों के लिए तैयार किए गए हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है, तो वही क्रिसमस के अवसर पर पर्यटक पहाड़ों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। सुबह शाम शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में लोगों की आवाजाही और यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। भारत मौसम विभाग की माने तो हिमालय से आ रही सर्द हवाओं का दौर आने वाले 2 दिनों तक यूं ही बना रहेगा।
राजधानी दिल्ली में मौसम की तिहरी मार देखने को मिल रही है। प्रदूषण से परेशान थे तो ही अब शीतलहर एवं कोहरे ने परेशानियां और बढ़ा दी है। दिल्ली में बीते रात न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप 2 दिनों तक चलेगा। घने कोहरे के चलते दिल्ली के पालम में सुबह दृश्यता 100 मीटर ही थी, जिससे सड़क दुर्घटना की अपार संभावना बढ़ रही है। तो वही राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी 342 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है, हमारे देश में निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 मक्का, नंबर 3 बारले, नंबर 4 अफीम। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।